2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। भारत माता की, भारत माता की। अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद हर उस जगह पर खुद जा रहे हैं जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की थी। पहले प्रधानमंत्री मोदी जालंधर के आदमपुर एयरबेस गए थे, फिर प्रधानमंत्री ने बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। आज प्रधानमंत्री गुजरात के भुज पहुंचे। याद होगा आपको, इन दिनों पाकिस्तान लगातार यहां पर हमले करने की कोशिश कर रहा था। पीएम पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में जाकर अपनी सेना की शौर्य गाथा सुना रहे, साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ललकार भी रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने दाहोद में इस बात का जिक्र भी किया कि 26 मई 2014 को आज से ठीक 11 साल पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की विकास यात्रा का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे पर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर आभार जताया। आज हम हल्ला बोल में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा, आतंक के अंत का मिशन है जिस मिशन पर हम निकल गए हैं। आतंक के अंत का मिशन है ऑपरेशन सिंदूर। मैंने छिपाकर नहीं, बताकर मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, देश पर आंख उठाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री गुजरात में आज अलग अलग जगहों पर दाहोद और उसके बाद भुज में वो पहुंचे हुए हैं। पारंपरिक गुजराती वेशभूषा और वहीं से एक सीधी ललकार कि बताकर मारा है और आतंक के अंत का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये आपको सुनाते हैं पीएम ने क्या कहा है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी,
मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। 15 दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के एयरबेस अभी भी आईसीयू में है, लेकिन ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की हैं, नई आई हैं, और जिस सेना पर पूरे देश को गर्व है, ये उस दिन के ऑपरेशन की तस्वीर है। पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल रूम में तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। ये तस्वीर 7 मई की है, रात 1:05 की, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के प्रमुख ऑपरेशनल हेड के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, ये तस्वीरें अब भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी, और यहीं से कैसे सब कुछ कंट्रोल किया गया और कैसे बेहद सफल, मतलब जिसको कहते हैं बाय द सेकंड, बाय द एग्जैक्ट लोकेशन, एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मंजीत, अंजना, ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि हमने पाकिस्तान को चुनौती देकर और बताकर ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और वो तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं कि किस तरह से साउथ ब्लॉक में जो मिलिट्री ऑपरेशन रूम है, वहां पर भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, और उस पूरे आधे घंटे का जो ऑपरेशन 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच चला है, उसको लाइव देखा गया। जो टारगेट सेट किए गए थे, 9 टारगेट बहावलपुर से लेकर मुरीद के पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में, उनको लाइव टारगेट को देखा गया, उनकी तैयारी को देखी गई। और उसके बाद पूरा जो आधे घंटे का ऑपरेशन था, सेनाओं की तरफ से जिस तरह से निशाना बनाया गया मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए, वो पूरा ऑपरेशन तीनों सेनाओं ने बेहतर तालमेल के साथ, और सीडीएस जनरल अनिल चौहान और बाकी जो अधिकारी थे, उन्होंने साउथ ब्लॉक में जो मिलिट्री ऑपरेशन रूम है, उस पूरे ऑपरेशन को देखा। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अब देश दुनिया को मंजीत, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, कई मायनों में ये ऑपरेशन जिस प्रिसिशन से हमने किया उसकी तो दाद दी ही जा रही है, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि कैसे लगातार वो अपने नागरिक विमान उड़ाते जा रहा था। तो भारत जैसा मुल्क कभी भी आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश नहीं करेगा, या ये भी नहीं चाहेगा कि गलती से, चूक से कोई आम व्यक्ति मारा जाए। ऐसे में मतलब बहुत एहतियाती कदम भी उठाए गए होंगे। बिल्कुल चुनौतियां थी अंजना, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सिविल फ्लाइट भी उस वक्त उड़ा रहा था। उसकी आड़ में उसको यह अंदेशा था कि भारत की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो सकती थी, और इसीलिए चुनौती थी, और इसीलिए शायद थोड़ा वक्त भी लगा इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। लेकिन भारत की सेनाओं ने बहुत लंबे समय के बाद एक प्रिसिशन के साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बिना आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए, पिन पॉइंट टारगेट करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत, इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू आइडियोलॉग, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और केंद्र में 11 साल पूरे होने पर गुजरात दौरे पर पहुंचे, तो इस बार कुछ अलग ही नजारा दिखा।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम ने दाहोद की रैली में कहा कि आज के दिन उन्होंने 11 साल पहले बतौर पीएम पहली बार शपथ ली थी। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पीएम मोदी एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर बरसे। पीएम ने दोहराया, सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। पीएम ने तीनों सेनाओं का आभार जताते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का मंच से कई बार जिक्र किया। मोदी बोले, 22 अप्रैल के हमले का बदला सेना के जवानों ने अपने पराक्रम से महज 22 मिनट में ले लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? पीएम ने जनता से पूछा कि आप लोग बताइए, ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। पीएम ने दाहोद में विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग हमें गालियां देते रहे, लेकिन मोदी ने अपना काम जारी रखा। कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं। आज पीएम गुजरात दौरे पर सबसे पहले वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान उमड़े जनसैलाब ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी इस मौके पर मौजूद रहा। कर्नल कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। सोफिया कुरैशी के परिवार ने पीएम मोदी का आभार जताया। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया और हमारी फैमिली भी हमारी लड़की को चांस दिया और हम उनका इसीलिए बहुत सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी बहनों के सिंदूर गुजरा था और वो इतने दुखी थे और उनका बदला लिया, तो कम से कम उनको खुशी तो हुई। पूरी लहर ही अलग थी, मतलब वो एक माहौल, वो एक जज्बा एक अलग था। मतलब मोदी जी के फेस में जो तेज है, जो एक ऑरा है, मतलब वो हर किसी में नहीं होता, वो पूरा डिफरेंट था। और आंखों आंखों में जो बात की, सुनाई तो नहीं दी, लेकिन समझ जरूर आया कि एक दूसरे का हम अभिनंदन कर रहे हैं। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट। पीएम के संबोधन के बीच बीच में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। वहीं पीएम मोदी ने भुज में ही हिल गार्डन से टाइम स्क्वायर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान लोग हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते रहे। सड़क किनारे खड़े लोग पीएम, राफेल, S-400 ब्रह्मोस समेत सेना के शौर्य के प्रतीकों के कटआउट के साथ दिखे। पीएम मोदी ने भुज में भी 53,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। भुज में भी पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अगली गलती उसके लिए बहुत भारी पड़े। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। वहीं विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमलावर है। उसका आरोप है कि बीजेपी सेना के शौर्य का राजनीतिकरण कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता है, ये देश का ब्रांड है।
एक तरफ पाकिस्तान को बेनकाब करने और ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की विजय गाथा के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में हम एक है का संदेश दे रहे हैं। हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया है कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रोमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत जारी। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। बड़ी खुशी देश के लिए, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने हैं, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया और सत्य प्रकाश मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार दिखा दीजिए कैसे हम चौथी अर्थव्यवस्था अब हो गए हैं। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। 2000 अगर आप देखिए तो अब 25 में जाकर 11 साल आपकी शासन, और पीएम ने भी चर्चा की कि कैसे 26 मई को ही पहली बार उन्होंने शपथ ली थी। बहुत सारी कामयाबियां एक तरफ है, ऑपरेशन सिंदूर दूसरी तरफ है, लेकिन विपक्ष के सवाल भी बने हुए हैं। इसी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष आज भी सवाल पूछ रहा है। विपक्ष कई मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है। जो डेलीगेशंस वहां पर जाकर बता रही हैं, उनके विपरीत उनका यह मानना है कि आप लोग पूरी मार्केटिंग और पैकेजिंग बिहार चुनाव के लिए कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये दुनिया के स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री में मील के पत्थर के रूप में हुआ है। इसको इतनी छोटी चीजों के साथ कनेक्ट करना कि एक राज्य के चुनाव के साथ संबंध है, मुझे लगता है भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य का अपमान करना है। जो हमारे सैनिकों ने और हमारी सरकार ने जो दूरगामी रणनीतिक सोच रखकर कार्य किया भारत के सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए, मैं एग्जाम्पल सिर्फ देना चाहता हूं। दुनिया में इकलौता मौका है जब किसी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर तक जाकर किसी देश ने स्ट्राइक करने की क्षमता दिखाई है। इसका क्या कोई चुनाव से संबंध है क्या? इसका अगर चुनाव से कोई संबंध निकालता है, और मैं पुनः कह रहा हूं, बड़े जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, चाहे टिम कूपर हो या जॉन स्पेंसर हो, उन्होंने ये लिखा है कि भारत ने संभवतः, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हमें इस बात का पता था कि जो सरगोदा में उनके न्यूक्लियर साइट्स थी उसको डैमेज कर दिया था, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बना जिसकी वजह से उसने घबरा कर विश्व के तमाम देशों को कांटेक्ट करने का प्रयास किया कि किसी प्रकार से मामला रुक जाए। इतनी बड़ी चीज को अगर कोई चुनाव से रिलेट करने का प्रयास करे तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। इन चीजों को किसी भी प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और अंजना जी, मैं एक और बात कहूंगा, चूंकि आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो जिस समय देश आजाद हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण जो भारत में चर्चा की बात होती थी वो क्या होती थी? इंग्लैंड, ब्रिटेन। ग्रामीण क्षेत्रों में विलायत शब्द प्रयोग होता था। विलायत शब्द इंग्लैंड के लिए होता था कि साहब ये विलायत से होके आए हैं, विलायती बाबू, ये सब शब्द यूज होते थे। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में, और एशिया में अगर सबसे डेवलप्ड माना जाता था तो जापान माना जाता था। लोग जापानी टेक्नोलॉजी और उसकी बात कहते थे, जापान को हमने पीछे छोड़ा है। तो मुझे लगता है भारत जिस दृढ़ता के साथ, जिस क्षमता के साथ आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर आक्षेप लगाना कहीं ना कहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो राष्ट्र के प्रति उसकी भावना की निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। यह मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा। इसलिए ऐसे समय में सभी दलगत भावनाओं को दूर रखकर, जैसे सारे लोग एक साथ विदेश में गए हुए हैं, जो हमारे डेलीगेशंस गए हैं, उसी भाव से हम देश के अंदर भी व्यवहार करें तो अधिक उचित हो। अजय वर्मा जी, जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि देखिए ना, आज जब हम लोग देख रहे हैं 11 साल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जो जलवा है, आप सोचिए कि अब हम लगभग 2025 आते आते मेड इन इंडिया फोन जो इंडिया में हम यूज कर रहे हैं 99.3% है। मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, और वहीं हम पाकिस्तान जैसे मुल्क को जब देखते हैं तो वो कहां पर पीछे छूटा हुआ है और हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये भारत के लिए गर्व की बात, हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसे वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर और उससे जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उस पर तो गर्व विपक्ष को भी करना चाहिए। सारे नेता जो विदेश जा रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं देश में, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। अंजना जी, निसंदेह आप बहुत अच्छी एंकर हैं और 100% आपके साथ देश के लोगों को गर्व होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं।
लेकिन कुछ फैक्ट्स भी जो ये छुपाते हैं, बताते नहीं है, वो भी देश की जनता आपके चैनल के द्वारा जाननी चाहिए। मेरा नमस्कार है सबको। देखिए, भारत की जनसंख्या, सुबह से चर्चा चल रही है, हम दुनिया की जापान को पीछे छोड़ने की बात चल रही है, हम अर्थव्यवस्था बन गई, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन भारत की जनसंख्या 145 करोड़, जापान की जनसंख्या 12.4 करोड़, भारत का क्षेत्रफल है 3287 मिलियन किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व है 427। जापान केवल 3,77,974 किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व 340। भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2481 यूएसडी और जापान की है 33,845.48 यूएसडी। हमसे 10 गुना छोटा देश, हमसे 10 गुना प्रति व्यक्ति आय है, क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये भी तो फैक्ट्स देखने चाहिए। हमारी तुलना जापान, हमारी तुलना अमेरिका से, चाइना से, रशिया से हो तो समझ में आती है। और निसंदेह हम आने वाले कल में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था, अरे चौथे नंबर पर पहुंचे। यही जापान पहले ऊपर था ना सर, यही जापान तो अजय जी पहले ऊपर था। एक बार जरा डिफेंस के क्षेत्र में देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में जो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट अगर है सर, तो चाहे मोबाइल सेक्टर हो, रक्षा उत्पादन में हम देखिए कहां पर पहुंचे हैं। अगर हम रक्षा उत्पादन में अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हम 44,429 करोड़ से सीधा आप 1.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए, तो क्या ये उपलब्धियां नहीं है बड़ी? जापान की जनसंख्या छोटी है इसलिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये कहना सही है क्या? सत्यप्रकाश जी जल्दी से कमेंट। अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा जवाब तो ले लीजिए मेरा। बोलिए सिंदूर वाला जवाब थोड़ा बोलिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे आपने कहा आर्मी पे ना कोई क्वेश्चन था ना कोई है, आर्मी को सलाम सल्यूट हमेशा है। लेकिन हम इनकी तरह नहीं है, भाजपा के नेता प्रवक्ता इनके आईटी सेल की तरह। पाकिस्तान इनका हीरो है, पाकिस्तान इनका एजेंडा है, पाकिस्तान इनका प्रोपोगंडा है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, उन्हें देश जानता है, विश्व के नेता है। रेलवे के टिकटों पे अपना फोटो छपा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम करके, पेट्रोल पंपों पर सेना के जवानों के साथ अपना फोटो छपा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम कर। और तो और हद हो गई, आर्मी के जनरल की ड्रेस पहनकर फोटो छपा रहे हैं। अरे भाई अंजना जी, इससे तो आप रोज युद्ध जिता रही थी, आपका फोटो छप जाता तो लगता कि यहाँ वास्तव में लड़ रही हैं। मोदी साहब कोई बॉर्डर पे युद्ध लड़ने गए थे? ये आर्मी के जवान का होता, किसी का आर्मी के कर्नल का, जनरल का होता तो हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग होते। सीरियस क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा, सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे। अजय जी, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कोई काम किया होता अपने जीवन में तो फोटो घर घर लगता उनका भी। वो क्या काम कर रहे थे? जिस आत्मनिर्भर भारत और जिस भारत की तकनीक विकसित हो रही थी, उसके चीन के ड्रोन को लेकर बंद कमरे में बैठे थे कि इस ड्रोन को लुटियन में नहीं उड़ा सकते। पता नहीं लुटियन में उड़ा के कहां जाना था राहुल गांधी जी को। आपको आज देश की आर्थिक व्यवस्था और इसकी बढ़ती महाशक्ति को सलाम करना चाहिए था, और उस व्यक्ति को सलाम करना चाहिए था जिसके नेतृत्व में आज देश दुनिया की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था पे खड़ा हुआ है और आत्मनिर्भर भारत बनने के क्रम में आगे बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर पर आपको दो टूक कहना था कि मैं उस प्रधानमंत्री के उस ऑपरेशन के साथ हूं, उस ऑपरेशन का सम्मान करता हूं, उनके निर्णय का सम्मान करता हूं जो उन्होंने ये निर्णय लिया। इस पर आक्षेप नहीं कांग्रेस को करना चाहिए था। अगर कांग्रेस ने आक्षेप की राजनीति को शुरू किया है तो फिर कांग्रेस का इतिहास खंगाला जाएगा और फिर कांग्रेस को बेनकाब किया जाएगा। मैं चाहता नहीं था कि आज भारत के प्रधानमंत्री जो 26 मई को आज ही के दिन शपथ लिए थे, उस दिन को ऐसी दो टूक बात आपके बारे में, विपक्ष के बारे में कहूं, क्योंकि मैं उस प्रधानमंत्री को उस बयान को याद करता हूं जहां उन्होंने विपक्ष को कहा आओ सब मिलकर भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन आपने उस भारत के निर्माण में कभी कोई साथ नहीं दिया, इसकी कसक प्रधानमंत्री जी को रही होगी। उन्होंने कहा नहीं आज अपने संबोधन में, लेकिन देश इस बात को समझता है। आप एक बात समझिए, जो भारत तरह तरह की उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से कुछ लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। उस पॉइंट पे ही आ रहा था कि चुनाव, जब 2019 का चुनाव लोकसभा का लड़ा जा रहा था और कुछ दिन पहले पुलवामा की घटना हो गई थी, उस समय तो ऐसे ऐसे लोग कह रहे थे कि लगता था कि सरकार ने पुलवामा करवा दिया है। और जब पाकिस्तान की सदन में उसके मंत्री नेता ने कहा, और अभी तो आर्मी की ब्रीफिंग में भी आया कि पुलवामा उसका कारनामा था, तो वो लोग कहां गए जो कह रहे थे? उसमें एक सतपाल मलिक साहब भी थे जिसका इंटरव्यू कर रहे थे राहुल गांधी जी। तो चुल्लू भर पानी मिले तो कहीं डूब मरिए, क्योंकि ये दिन आपका उसी के लिए है। आप एक आप तो कंपनी को खोटे कर रहे हैं, आपको किसी का योगदान नहीं दिखेगा। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा ये ठीक नहीं है ना, आप बोले तो कितना अच्छा मैं सुन रहा था। इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको ना, मिर्ची में लगाता हूँ, थोड़ा सा शांत रहिए।
और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की तहत ही अगर कूटनीतिक रूप में दुनिया के तमाम देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे इस बात को समझाने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कि भारत का मॉरल स्टैंड इस चीज पर उससे बहुत हाई है और भारत न्यूक्लियर पावर होते हुए भी कभी ऐसा उसने नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर फर्स्ट यूज करेंगे। यह भारत की सामरिक शक्ति है। अंजना जी, आज दिन है प्रधानमंत्री महोदय को बधाई देने का। मैं उनको बधाई देता हूं कि आने वाले 20 जो भी वर्ष हैं उनके साथ, जो अभी तो चुनाव है नहीं और बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्या मिलना है आरजेडी से मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार के घर घर में आज वट सावित्री है, मिथिलांचल का एक महान पर्व है, सिंदूर का पर्व होता है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका मैसेज भारत की हर गलियों में है और बिहार आपको इसका जवाब देगा। आखिरी लाइन में प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देश आपके नेतृत्व में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी से बढ़कर 5 को क्रॉस करने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत बधाई। चलिए, इससे पहले कि सुधांशु जी के पास हम जाएं, अनुराग भदौरिया जी को दिखा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री तीनों अलग अलग जगहों पर गए। अगर वो आदमपुर एयरबेस गए जहां जहां पर पाकिस्तान झूठ फैला रहा था, उसके बाद वो नाल एयरफोर्स स्टेशन गए, भुज गुजरात जहां पर लगातार खबरें आ रही थी ड्रोन और मिसाइल भेजने की, जो कि सबकी सब नाकाम हुई। लेकिन पहलगांव के बाद जो प्रधानमंत्री के दौरे हैं, फोन अभी बंद रखिए मिस्टर वर्मा। पहलगांव के बाद प्रधानमंत्री के दौरे हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। 24 अप्रैल को मधुबनी गए, फिर तिरुवनंतपुरम गए, अमरावती गए। दिखाइए जरा, हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली हुई है। हाँ, ये दिखाइए। 13 मई को 22 मई को नाल एयरफोर्स गए, 26 को भुज गुजरात गए, उसके बाद पीएम के दौरे 24 अप्रैल मधुबनी गए, 2 मई को उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे तिरुवनंतपुरम, जहां पर उन्होंने अलग अलग जो सौगातें दी है वो भी बता रहे हैं। फिर अमरावती गए 2 मई को, 22 मई को बीकानेर और उसके बाद से 26 मई को दाहोद। थोड़ा जल्दी चला दीजिए तो साथ में लोग हमारे सुन भी पाएंगे, पढ़ पाएंगे। मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन अनुराग भदौरिया जी के लिए खास ये जरा सुनाइएगा। तो वहां पर थरूर साहब क्या कह रहे हैं और वहां पर ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? ये भी तो विरोधी पार्टियों के ही है ना अनुराग जी, पहले सुन लीजिए। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। हम अपनी सरकार की बात रखें, उनको बताए कि देखिए इनस्टेबल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं भारत को, ठीक नहीं है। और ना साउथ एशिया के लिए ठीक है, ना रीजन के लिए ठीक है, ना किसी के लिए भी ठीक है। एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाना चाह रहा है और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा और उन्होंने भी सुना है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे अनुराग जी, लेकिन इस वक्त पर क्या सबको ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने हासिल किया है उस पर खुलकर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? देखिए कितनी अच्छी बात हुई। अभी आपने विपक्ष के 2 नेताओं की बाइट को सुनाया। वो राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के सम्मान की बात कर रहे हैं। इसी में आप लगा देते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान लगा देते, रामचंद्र जाखड़ जी का लगा देते नीचे से, जो कह रहे थे कि जो हमारी बहन विधवा हुई थी उस समय 26 जिस दिन वो वहाँ पहलगांव हमला हुआ, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, लगा देते। उनके एक और बाइट लगा देते, विजय शाह की भी लगा देते, जो कह रहे थे सुप्रिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन बता रहे थे, लगा देते उनका भी। एक डिप्टी सीएम बिहार का भी लगा देते, एक डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का भी लगा देते बयान। ये फर्क है विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं में। विपक्ष के जो नेता है वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र एकता की बात कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें जो हमारे सैनिक है, जो देश की सेना है, उसके शौर्य की तारीफ कर रहे हैं। ये हम लोग हैं जो शौर्य की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो सेना है उसके सब पूरे देश को गर्व है। अरे इसको चुप कराइए, ऐसे डिबेट कैसे होगी?
ऐसे डिबेट कैसे होगी अंजना जी? आप तो आप ऐसे कैसे डिबेट होगी? इसको चुप कराइए। किसको बुला लिया आपने कि आप थोड़ा इसके बीच में तो बोला नहीं था। रॉबर्ट वडेरा का बयान सबसे बढ़िया आपको अरे लगा चुप होगा, हो जाइए लगा प्रभु, दीजिए। किसी पार्टी में चले जाइए। चापलूसी करने से अच्छा कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बोलने दीजिए प्रभु, आप बोलिए मुझे बोलने दीजिए। चापलूसी करने से अच्छा कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा आपका। क्यों किसी के बीच में बोलते हो, मुंह खुलवाते हो? ये तो इसका मेडल तो आपको मिलना चाहिए। देखिए सवाल है कि विपक्ष के नेता, अरे भाई बोलिए मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था प्रभु, थोड़ा सम्मान कर लीजिए। बीजेपी में अभी गए नहीं है, उसके पहले आपके संस्कार और संस्कृति खत्म हो गए। अभी बीजेपी में जाने के बाद तो गरियाने लगोगे, जो बीजेपी की भाषा है वो आप बोलने लगोगे। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा सुन लीजिए और जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बात सुन लीजिए। विपक्ष का नेता क्या कह रहा है कि हम पूरे विश्व में जाएंगे, समझाएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक का माहौल हिंदुस्तान में फैलाता है, वो आतंकवादी देश है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता की भाषा देखिए, जब हमारे यहां पे जाने के पहले कह रहे थे कि देश में आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, यही तो कहते थे बीजेपी के सांसद जी। और जब देश में रहते हैं तब वो आतंकवादी का धर्म। एक और खबर आ रही है अनुराग जी, पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार। प्रधानमंत्री ने कहा है आतंकवाद से पाक ने क्या पाया, चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है। यानी चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली खाओ। पाकिस्तान को शांति से रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये बड़ा हमला है सीधा पाकिस्तान पर भुज गुजरात से। आइए आपको सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है ही। अनुराग जी, आपको प्रधानमंत्री की बातें नहीं सुनाई देती है? ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर आप बैठते हैं जिनका आपको भी नाम याद नहीं रहता है, नाम पढ़ना पड़ता है। नहीं, मुझे नाम याद रहता है। थोड़ा कोई आजकल भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना, कोई मंत्रा ऊपर नीचे हो जाएगी, बिंदु कहीं इधर उधर लग जाएगी तो उसी को हाईलाइट करने लग जाएंगे। दिक्कत तो है ना इस देश के अंदर में, तभी तो हम कहते हैं ये विपक्ष के नेताओं की चिंता करते हैं। इनको चिंता करनी चाहिए पाकिस्तान के जो आतंकवाद, उनको निस्तनाबूद करना चाहिए, तो विपक्ष पे हमलावर होते हैं। अरे पाकिस्तान पे हमलावर रहो ना, इसलिए पढ़ना पड़ता नाम। दिक्कत ये हो गई ना कि ये तो इनकी तो आदत है विपक्ष की, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को खोजना। आज प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनके नेता जिस तरह की बातें करते तो क्यों नहीं उनको पार्टी से निकाल देते? निकाल देना पार्टी से। नहीं निकालते ना, उनको तो पार्टी बनाए रहते हैं। उनको पार्टी बना के उनके थ्रू जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है उस भाषा को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, तो निकाल देना पार्टी से। किसने रोका है? दूसरी बात जो मैं कह रहा था, बीच में टोकने लगे। फिर जो भारतीय जनता पार्टी की अभी कह रहे 11 साल की सरकार में इनकी उपलब्धि देखी। 11 साल की सरकार में इनकी सरकार 2014 बनी थी, सबसे पहला यही था कि काला धन विदेश में जो रखा है वापस लेके आएंगे। क्या काला धन आ गया? मैं पूछना चाहता हूं। नोटबंदी लगाई थी, आतंकवाद खत्म हो गया। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आज भी हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूं, हम आएंगे, महंगाई बेरोजगारी तो एक तो निस्तो नाबूद हो जाएगी, कहां चलेगी? मैं पूछना चाहता हूं। 80 करोड़ लोगों को लाइन में आज भी लगा रखा है 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में, और ये लंबी लंबी बातें बनते हैं। लॉकडाउन लगाना था, लॉकडाउन लगा दिया, ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। उसके लिए तो प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत लगाते। यही वो हथकड़ी बेड़िया डाल के अमेरिका हमारे लोगों को हमारे देश में भेज रहा है। ये हमारी उपलब्धि 11 साल की।
वो अमेरिका जो ट्रंप बार बार कहते हैं कि सीज फायर हमने करवाया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 8 बार बोल चुके, लेकिन सरकारी बयान जारी नहीं होता कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप साहब जब वहां चुनाव हो रहा था तो यहां हमने हवन भी देखा था कि चारों तरफ हवन हो रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बन रही थी। वही ट्रंप साहब हमारे देश को पाकिस्तान को लाके हमारे बराबर में खड़ा कर देते हैं। तो पाकिस्तान हमारे बराबर में खड़ा करने वाला कौन? ट्रंप साहब। और हथकड़ी बेड़ियां लगा के हमारे लोगों को भेजने वाला कौन? ट्रंप साहब। लेकिन उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलेंगे। मणिपुर जैसी घटना इस देश में हो रही, मणिपुर जल रहा है, क्या गया कोई वहां प्रधानमंत्री या इनके नेता जाके वहां पे मणिपुर को शांत कराने की कोशिश हुई? और महिलाओं के साथ अन्याय सबने देखा है। तो 11 साल की उपलब्धि मत पूछिए, 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान को जानकारी देने पर बड़ा बयान। विदेश मामलों की समिति की बैठक में बोले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उन्होंने कहा है कि आतंकी कैंपों पर हमले के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा है आधे घंटे के भीतर जानकारी दी गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद जानकारी दी गई। आपको एस जयशंकर साहब की बात क्यों नहीं समझ में आती है अनुराग जी? आजकल जो ट्रंप नाम का माला आप लोग जप रहे हैं, एस जयशंकर भी तो बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय से रणधीर जायसवाल जो है वो भी तो बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, ट्रंप की माला हम नहीं जपते कभी भी। हम तो वो लोग हैं जो दुश्मन को घर में घुस के मारते हैं, आज भी मार रहे हैं। और जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तो चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था। हम लोग तो दुश्मनों को घर में घुस के मारते हैं। हम तो किसी को चाइना, और हमेशा कहते थे अमेरिका तो इतना डरता है, थर थर कपता है, आदरणीय नेताजी कहते थे। हम तो अमेरिका को समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से उन्होंने अमेरिका को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, तब से यहां हवन होने लगा था ट्रंप साहब वहां प्रेसिडेंट बन जाएं, अब की बार ट्रंप सरकार। हम तो ट्रंप को कुछ समझते नहीं है। आज तक ट्रंप को बोल रहे हैं, ट्रंप की हिम्मत कैसे होगी हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ियां में डाल के भेजने की? लेकिन ये नहीं बोलते बीजेपी वाले। सवाल तो इनसे पूछा जा रहा है, और ये सवाल विपक्ष हमसे, सत्ता पक्ष वाले हमसे जल्दी से जवाब दीजिए इनके सवालों का। में रहे नहीं, विपक्ष कोई सवाल ही नहीं पूछे, विपक्ष चुपचाप रहे। हम तो सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब से भागिए मत, जवाब देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष इस देश का मजबूत होता है। लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ होता है। आपने कहा अनुराग भदौरिया जी को मतलब देखना पड़ रहा है, मगर उसके बाद जो इन्होंने वक्तव्य दिया है इसके इनको देखना नहीं पड़ता है। कोई भी विषय हो उनके ऊपर यही बिल्कुल इनका पेट रिपीट टेलीकास्ट होता है जो इन्होंने बोला है। कम से कम आज के दिन तो नहीं बोलना चाहिए 11 साल में क्या हासिल किया, जब जापान को पीछे छोड़ के हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और 11 साल पहले क्या हुआ था, मैं दर्शकों को पुनः रिमाइंड कर देना चाहता हूं अंजना जी। 16 मई 2014 को हमें स्पष्ट बहुमत मिला था। 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 वाले भाषण के उसमें, और उसमें लिखा था 16 मई 2014 यानी 16 मई 2014। मैं हिंदी में बोले देता हूं, भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन भारत से अंग्रेज परमानेंट चले गए। और उन्होंने कहा कि इससे पहले जिन विचारधाराओं का शासन रहा वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत को अपने ऊपर रखे हुए थी। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है। अटल जी के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी, जिसका कि कोई भी संबंध ब्रिटिश उपनिवेशवादी विचार से नहीं है। तो आज 11 साल हुए हैं उस विचार को आगे आए हुए। और अजय वर्मा जी ने जो बोला था, भदौरिया जी दोनों की बात पे मैं बोल देता हूं। अजय वर्मा जी, आपने कहा कि भारत का आकार इतना बड़ा था, बिल्कुल। अरे जापान तो नागासाकी हिरोशिमा में तबाह हो गया था 1945 में, और उसके बाद 1964 में उसने टोक्यो ओलंपिक करवा दिए। और हम तो इतने ही बड़े देश थे ना। 47 में आजाद होने के बाद 64 में हम हाथ में कटोरा लेके K68 गेहूं मांग रहे थे। भाई साहब, हम और चाइना, आप ये बात कहते हैं, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, चाइना की 49 में बनी। उसके बाद 62 की लड़ाई के समय 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का शर्मनाक लेटर है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी ने 2010 में डिक्लासिफाइड किया, कोई जाके देख ले। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि अपने जहाज ही नहीं भेजिए, अपने पायलट भी भेजिए, हमारे एयरफोर्स की कमांड अपने हाथ में लीजिए। और उस समय जो हमारे राजदूत थे उन्होंने लिखा था कि मुझे बड़ी शर्म महसूस होने जा रही थी जब अमेरिकी सरकार को मैं नेहरू का लेटर दे रहा था, वरना आके चीन कब्जा कर लेगा। और महोदय, और कान खोल के सुनिए, पहले 50 साल तक
भारत से आगे ये छोटे छोटे सारे देश थे। इजराइल आगे था, जापान आगे था, सिंगापुर आगे था, नॉर्थ कोरिया आगे था, साउथ कोरिया आगे था, और जर्मनी जो डिवाइड होकर बर्बाद हो गया था वो भी आगे था। अरे लड़ाई में तो हम लोग तब आने शुरू हुए, रेकनिंग शुरू हुई अटल जी की सरकार में, और ऊंचाई चुड़ी हुई मोदी जी की सरकार में। इसलिए जब आप यथार्थ की बात करें तो ये सारी बातें हमको ईमानदारी से इन बातों को देखना चाहिए। और रही बात इसकी, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो भदौरिया जी ने बात कही, भदौरिया जी कह रहे हैं मीडिया में ये चलाइए वो चलाइए। अरे पाकिस्तान मीडिया में किसके बयान चल रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं, सिद्धारमैया जी के, खड़गे जी के, चन्नी जी के, विजय वडेट्टीवार जी के। कौन चला रहा भाई? वो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के जो आप लोगों के समर्थक माने जाते हैं। और लास्ट में कहूंगा, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी बात कही, चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 50 साल पहले कहा था कि हम हिंदुस्तान से 1000 साल लड़ाई लड़ेंगे चाहे घास की रोटी खानी पड़े। फिर 1990 में बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उसे दोबारा रिपीट किया था। साहब अभी सिर्फ 35 साल हुए हैं, घास की रोटी खाने की नौबत पाकिस्तान की आ गई, और हम कहां से, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। इसके बाद भी आज मैं कह सकता हूं एक मामले में पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान में कोई उनकी सरकार का विरोध करने वाला नेता नहीं है, यूट्यूबर नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है। हमारे यहां सब लोग 6-6 गज की जबान निकालकर नाना प्रकार की बातें करके, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते थे, बालाकोट पे उठाते थे, आज वो नाना प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। मैं पुनः कहता हूं एक बार, इस ढंग के विचार को छोड़िए और ईमानदारी से, अगर आपने कहा था सरकार के साथ है तो फिर ईमानदारी से दिखाइए, मुखौटा लगा के मत आइए। ठीक है वर्मा जी, एक बार बोलने फिर आ रही हूं भदौरिया साहब, जल्दी से। वर्मा जी देखिए सीधा उन्होंने कांग्रेस की सरकारों पर हमला किया। छोटा सा जवाब, हम लोग ऐसे फोटो डालकर आर्मी की ड्रेस पहनकर नहीं लगाते बिहार के चुनाव के लिए देश के पेट्रोल पंप पर। दूसरी सुन लीजिए, ट्रंप को अपना आदर्श ये लोग मानते होंगे, हमने कभी नहीं माना। इंदिरा जी ने जब 2 टुकड़े करे थे, सेना को प्रोत्साहित करा था, सेना ने 2 टुकड़े करे थे पाकिस्तान के, इंदिरा जी का नेतृत्व था। ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। ये बयान सुना देता हूं आपको, अंजना जी आपने सुना होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भर्त्सना करी और ये रटी रटाई किताब लेकर, सुधांशु जी ज्ञानवान सांसद है, लेके आते हैं इनके आईटी सेल, इन्होंने भर्त्सना करी कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, महाशक्ति नहीं है। वो नहीं करी इन्होंने, क्योंकि ये ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने कहा टिम कुक से कि एप्पल की कंपनी ले जाइए, ना टैरिफ ठोक के लगा दूंगा। ट्रंप ने कहा एलन मस्क से कि आप हिंदुस्तान को बना लीजिए वरना ये करा दूंगा। तो इन्हें पता है अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा पूरे देश को पता था, और पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं करेंगे। हाँ, एस जयशंकर साहब का मां टीवी पे बयान चल रहा है, कांग्रेस के किसी बयान पे ये उछल कूद करने लगते हैं। ये दिखाऊं वीडियो आपको, एस जयशंकर साहब को पाकिस्तान टीवी कोट कर रहा है और वहां के जनरल उनको बैठ के बता रहे हैं कि ये करा है, कि इन्होंने ये किया जिसकी वजह से हमारे आतंकवादी चले गए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं ये सुनाता हूं, बिल्कुल यहाँ बैठ के आप बात कह रहे हैं ट्रंप के खिलाफ आप लोग बोलते नहीं है। आप लोगों के बयान तो, अजय वर्मा जी, आप लोगों के बयान से विपक्ष में नहीं, जब आपकी सरकार थी तब पाकिस्तान कोर्ट करता था। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही थी, पाकिस्तान ने कराया। अचानक आपने पलटकर हिंदू आतंकवाद कह दिया, पाकिस्तान कोर्ट करने लगा। 26/11 मसूद अजहर ने कराया, आपकी सरकार ने कहा मसूद अजहर ने कराया, फिर आपके नेता कहने लगे आरएसएस ने कराया, पाकिस्तान कोर्ट करने लगा। मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं? आपके जमाने में हिंदू टेरर की फर्जी थ्योरी को, अरे सत्ता में रहते हुए भी कवर फायर देते थे पाकिस्तान को, विपक्ष में रहते हुए कवर फायर देते हैं। और ट्रंप के बयान पे तो मैं कहना चाहता हूं अजय वर्मा जी, फिर ट्रंप का पूरा बयान मानिए ना। 8 मई को ट्रंप ने कहा था कि टिट फॉर टैट हो गया 7 मई के बाद। अब सुनिए, अब अपने टर्न पे बोलिए ना, अपने टर्न पे बोलिए। बीच में नहीं अजय जी, बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 लाइन का कमेंट बात सुनो। अजय जी बाकी लोग बीच में नहीं बोले थे, आवेश में मत आइए, फैक्ट पे आइए। अब ट्रंप का पूरा बयान सुनिए। 8 मई को ट्रंप ने कहा टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाओ। टिट फॉर टैट का मतलब क्या है? उसने मान लिया कि पाकिस्तान ने घुस के किया था पहलगाम और हमने 7 तारीख को ठोक दिया था, ये टैट का मतलब हुआ, वो नहीं लेना है। और ट्रंप ने तो फिर न्यूक्लियर पॉइंट की बात भी कही। जैसे ही हम कहेंगे न्यूक्लियर वाली बात, कहेंगे नहीं भारत सरकार ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा। तो मेरे भाई पहले यकीन कर लो कि एमईए की कॉन्फ्रेंस पे स्टेटमेंट पे भरोसा करना है ट्रंप पे। ट्रंप पे करो तो चर्चा हो रही थी, वहां पर 2 पत्रकार जो है पाकिस्तान के, वो एस जयशंकर को भी कोट कर रहे थे कि उन्होंने कहा पहले बताया। उस पर आप ही के सवाल पर अजय जी जवाब दे रही हूँ जल्दी से। पहले तो ये लोग भरोसा करें भारत की सरकार पर, तो मान लेंगे कि विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। ये भारत की सरकार पर भरोसा है नहीं, इनको ट्रंप के उड़ते तीर पर भरोसा है, पाकिस्तानी मीडिया पर भरोसा है। हर बात को स्पष्ट कहा गया है
और बता दिया गया है अब हवा ही करे दिया का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह अनुराग जाएगा। जी, वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।